नमस्कार साथियों, वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आजकल एक चर्चा बहुत हो रही है कि क्या सरकार सैनिकों की पेंशन बंद करने जा रही है, न्यू पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस शुरू करने जा रही है। इस चर्चा का क्या कारण है? सेना की पेंशन कौन बंद करना चाहता है? इसके पीछे कोई वैलिड रीजन भी है या ऐसे ही भ्रम फैलाया जा रहा है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। साथियों, आजकल आपने समाचारों में देखा होगा, मुख्य रूप से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे चर्चा हो रही है कि गवर्नमेंट सैनिकों की पेंशन बंद करने जा रही है, उनको न्यू पेंशन सिस्टम में ला करके अपना खर्चा कम करना चाहती है। साथियों, इसकी चर्चा 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद शुरू हुई है। हालांकि ये 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो 9 नवंबर 2020 को आ चुकी थी। देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए सरकार के पास एक डिपार्टमेंट है जिसको वित्त आयोग बोलते हैं। वित्त आयोग का गठन सरकार को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए होता है। इसी तरह इस 15वें वित्त आयोग का गठन भी नवंबर 2017 में किया गया था। वित्त आयोग का काम देश की आर्थिक स्थिति को देख करके सरकार को सुझाव देना होता है। किसी भी तरह से लागू करने के लिए सरकार मजबूर नहीं होती है। सरकार हर मामले में गुण दोष के आधार पर इन सुझावों का उपयोग करती है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो बहुत बड़ी रिपोर्ट है। सरकार को हर क्षेत्र में सुझाव दिए गए हैं। इसी तरह डिफेंस के मामले में भी सुझाव दिए गए हैं। वो सुझाव भी बहुत विस्तृत हैं। मीडिया में सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, सैनिकों के बीच में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए जानबूझ करके कुछ स्वार्थी लोगों ने इस चीज को हवा दी है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आर्मी के बारे में जो रिकमेंडेशन दी हुई है वो पैरा 11.65 में लिखा हुआ है। आप उसको खुद भी पढ़ करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को बिना देरी के वेतन और पेंशन देनदारियों को कम करने के लिए नए उपाय करने चाहिए। इसमें नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत मौजूदा सेवा कर्मियों को परिवर्तित करने या सैन्य बलों के लिए एक अलग से एनपीएस शुरू करने का सुझाव भी है। इसके साथ ही जो सेना में अधिकारी हैं, उससे नीचे के वर्ग हैं जैसे जेसीओ जोआर, उनका रिटायरमेंट एज है उसको तर्कसंगत बनाया जाए, यानी उसको रिटायरमेंट एज को बढ़ा भी सकते हैं। सैन्य कर्मचारियों को अन्य सेवाओं में भी स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि उनको जॉब की कंटिन्यूटी मिल सके। इस मामले में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय तो नहीं लिया है। जब 2004 में एनपीएस शुरू हुआ था तब जो रिकमेंडेशन थी उसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को इसमें लेने का प्रावधान था, लेकिन सरकार ने सैन्य सेवाओं को इससे अलग रखा क्योंकि जो सैन्य कर्मी हैं, सैनिक हैं, उनके लिए ये एक व्यवहारिक सिस्टम नहीं है। सेना में अधिकतर सैनिक हैं वो 15 से लेकर के 25 साल की सर्विस के दौरान रिटायर हो जाते हैं। एनपीएस उन्हीं लोगों के लिए तर्कसंगत माना जा सकता है जो कम से कम 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं। सरकारी खर्चे को कम करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, डिफेंस का खर्चा ही क्यों न हो, नए तरीकों को अपना करके उस खर्चे को कम करना हर सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन वो तरीका इस तरह का तो नहीं हो सकता कि देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो, सैनिकों और उनके परिवारों के मनोबल को गिराने वाला हो। हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस तरह का काम करेगी। देश में सैनिक ही एक ऐसा एम्प्लॉय है जो सबसे ज्यादा काम करके सबसे कम सैलरी पाता है और सबसे कम ही पेंशन पाता है। सैनिक हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे ड्यूटी के लिए अवेलेबल होता है, वो कहीं जा नहीं सकता है। जबकि बाकी जितने कर्मचारी हैं वो सिर्फ हफ्ते में 48 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके ऊपर 1 घंटे के लिए भी उनको कोई रोक नहीं सकता है। ज्यादातर सैनिक 15 साल नौकरी करके रिटायर हो जाते हैं। उनकी पेंशन भी देश में सबसे कम पेंशनों में है क्योंकि 15 साल की सेवा के बाद जो उनकी तनख्वाह होती है वो बहुत ही कम होती है। उसमें आधी में पेंशन फिक्स होती है, उसमें से कम्यूटेशन निकल जाता है, हाथ में बहुत ही कम पैसा आता है। इसी तरह जो सैनिक विधवाएं होती हैं, सेवा के दौरान सैनिक शहीद हो जाते हैं या रिटायरमेंट के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी पेंशन और कम होती है। न्यू पेंशन सिस्टम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो 30, 35, 40 साल तक नौकरी करते हैं, 60 साल की उम्र में जाकर रिटायर होते हैं। उनके लिए एनपीएस के अंतर्गत बहुत बड़ा फंड बन जाता है। ये देखने में आया है कि जो कई लोग किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पे नौकरी प्राप्त करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, वो 40-45 साल की उम्र में अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी मिलती है, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट मिलता है, उनकी सर्विस 15 या 20 साल होती है और 15 साल के बाद रिटायर होने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की भी हमने देखी है पेंशन कुछ भी नहीं होती है एनपीएस सिस्टम में। केंद्रीय कर्मचारी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के कर्मचारी हैं वो इन्हीं बातों को लेकर के सरकार के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं कि हमको ओल्ड पेंशन सिस्टम में रखिए। अगर उन्हीं को ही फायदेमंद नहीं है तो सैनिकों को कैसे हो सकती है? तो किसी भी हालत में एनपीएस सेना के लिए लागू होने के कोई चांसेस नहीं है, हो भी नहीं सकती है, प्रैक्टिकल नहीं है। इनके लिए कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं वो खामखा अफवाह फैलाते हैं। सरकार इनको लागू तो करेगी पर दूसरे रूप में करेगी जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे।
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल नेचर के ड्यूटीज हैं आर्मी में, उनकी सर्विस बढ़ा रहे हैं। वो सपोर्टिंग आर्म्स हैं आर्मी के, जिनके ऊपर स्पेशलिस्ट लोग काम करते हैं, जैसे एमईएस में जेई वगैरह हैं, या जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं। उनकी ट्रेनिंग के ऊपर आर्मी बहुत खर्चा करती है और उसके बाद वो प्रीमेच्योर लेकर के सिविल में जाकर के अच्छी नौकरी करते हैं। तो उनके लिए जो कंडीशंस हैं वो गवर्नमेंट बढ़ा रही है कि उनके लिए जो रिटायरमेंट एज है वो बढ़ा दी जाए, और अगर वो एडवांस में जाते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाते हैं, तो उनको पेंशन उनके प्रोपोर्शन में कम कर दी जाए। लेकिन जो सैनिक अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी करके जाते हैं, 15-20 साल 20 साल जो भी उनकी नॉर्मल कलर सर्विस है, उनकी पेंशन में कोई कमी होने के चांसेस नहीं है। इसी तरह एक प्रपोजल ये भी है कि जो सैनिक हैं उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज या दूसरे डिपार्टमेंट्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाए, उससे उन डिपार्टमेंट्स में नए कर्मचारी भर्ती न करने पड़े। वहां भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि सरकार के ऊपर दबाव रहता है नए कर्मचारी भर्ती करने के। देश में रोजगार की समस्या वैसे ही विकराल है, नए लोगों को रोजगार देना उनकी मजबूरी है। हालांकि फिर भी सरकार कोशिश कर रही है। अभी सरकार का प्लान है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके अंदर एक्स सर्विसमैन को रखा जाए, कम से कम 25% रखा जाए। लेकिन सरकार पेंशनर की पेंशन नहीं बंद करेगी, सिर्फ 25% उनमें एक्स सर्विसमैन को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखेगी, यानी सैलरी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कम सैलरी देगी रिटायर्ड सोल्जर्स को। साथ में ही वो नए कर्मचारी भर्ती करने से भी बचेगी, ताकि उनकी पेंशनरी बेनिफिट या दूसरे बेनिफिट का उनके ऊपर भार न पड़े। तो सरकार इस तरह के इनोवेटिव काम करके खर्चा बचाएगी, लेकिन सीधे तौर पे पेंशन बंद करना, एनपीएस में सोल्जर्स को शिफ्ट कर देना, ऐसा काम जो अनपॉपुलर काम होगा, मोराल को कम करने वाला होगा, इस तरह का कोई काम करने से सरकार जरूर बचेगी। सैनिकों की सैलरी और जो पेंशन का खर्चा है वो साथियों देखा जाए तो गलत रूप में दिखाया जाता है। सैनिकों को जो सैलरी मिल रही है उस पे कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। सैनिकों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, यानी वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं ड्यूटी के लिए। उस मामले में उनकी सैलरी बहुत कम है। दूसरा, सैलरी और पेंशन बिल के ऊपर जो खर्चा है, जो खर्चा बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है कि जो आर्मी में या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियंस काम करते हैं उनकी सैलरी बहुत हायर साइड होती है, क्योंकि वो 60 साल में रिटायर होते हैं और उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी वगैरह मिल करके या प्रमोशन हो करके हर जो सिविलियन कर्मचारी है वो अफसर की सैलरी लेकर के या पेंशन लेकर के रिटायर होता है। उस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, जबकि आर्मी तो 97% जेसीओज वार में ही रिटायर हो जाती है। बार बार बात होती है कि ओआरओपी में खर्चा हो गया। ओआरओपी में जवानों के ऊपर कोई खर्चा नहीं हुआ है। जो पेंशन बढ़ी है ओआरओपी के कारण वो ऑफिसर्स की बढ़ी है। ऐसा बिरला ही जवान होगा जिसकी पेंशन है वो 2000 रुपया बढ़ी होगी। हालत ये है कि आज के टाइम पे जो जेसीओज ओआर पेंशन जा रहे हैं वो उन 2016 से पहले पेंशन गए जेसीओज ओआर से कम पेंशन ले रहे हैं। तो ओआरओपी के कारण सरकार के ऊपर जेसीओज ओआर का कोई अलग से खर्चा पड़ा है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है कि सेना की पेंशन और सैलरी है उस पे खर्चे के कारण सरकार पे बोझ बढ़ रहा है। पहली बात तो जो सिविलियंस हैं उनका पेंशन और सैलरी पे जो खर्चा होता है वो डिफेंस के खर्चे से अलग होना चाहिए। वो खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाले में हिस्से में डालना चाहिए। इसके अलावा जो सैनिकों की सैलरी और पेंशन पे खर्चा होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खर्चे से अलग रखना चाहिए। इस खर्चे को देश की संचित निधि से पे करना चाहिए, जैसा कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के मामले में होता है। सेना का खर्चा सिर्फ ऑपरेशनल खर्चा ही सैन्य खर्चे में आना चाहिए, जिनमें सिर्फ आर्म्स, एम्युनिशन, इक्विपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन का खर्चा होता है, वही सैन्य खर्चे में शामिल होना चाहिए। हर खर्चे को सैन्य खर्चे में शो करके सैनिकों के पेंशन, सैलरी पे कैंची चलाना कतई ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ देश विरोधी ताकतें हैं, वो बार बार इन मामलों में सेना से जुड़े हुए मामलों को उछालती रहती हैं। जनता की नजरों में सैनिकों को एक बदनाम करने की साजिश है। ये एक तरह से एक वोट की राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे चुनाव के टाइम पर ही ज्यादा उछाले जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। इससे देश की सुरक्षा और सैनिकों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।